आज हम एक ऐसे विचारक की दुनिया में उतर रहे हैं जिसने हमारे सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। प्लेटो। हमारे पास जो स्रोत है वे एकेडमिक नोट्स हैं जो उनके विचारों की गहराई दिखाते हैं। पर आज हम सिर्फ उनके सिद्धांतों को दोहराएंगे नहीं, बल्कि एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। प्लेटो को लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी से इतनी नफरत क्यों थी, और इस नफरत ने उन्हें एक ऐसी दुनिया की कल्पना करने पर कैसे मजबूर किया जो आज हमें एक ही साथ आकर्षक भी लगती है और डरावनी भी। प्लेटो का एक बहुत मशहूर कथन है। वो कहते हैं, जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते या इस दुनिया के राजाओं में दर्शन की भावना नहीं आ जाती, तब तक शहरों को उनकी बुराइयों से छुटकारा नहीं मिलेगा। बिल्कुल। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को शासन करना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि इस एक विचार के पीछे क्या क्या छिपा है। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो शुरू करने के लिए प्लेटो थे कौन और वो किस तरह के माहौल में जी रहे थे, क्योंकि मुझे लगता है उनके समय को समझे बिना हम उनके विचारों को नहीं समझ सकते। बिल्कुल सही कहा। तो देखिए, प्लेटो जिनका समय था 427 से 347 ईसा पूर्व, वो एथेंस के एक बहुत ही कुलीन, एक एलीट परिवार से थे। अच्छा। वो सुकरात के सबसे कह सकते हैं सबसे प्रतिभाशाली शिष्य थे और बाद में अरस्तु के गुरु भी बने। लेकिन उनके जीवन को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि उन्होंने यूनानी इतिहास का सबसे उथल-पुथल वाला दौर देखा था। उन्होंने अपनी आंखों से पेलोपोनेसियन युद्ध में एथेंस को स्पार्टा के हाथों हारते और अपमानित होते देखा। शहर में राजनीतिक अस्थिरता थी, भ्रष्टाचार था और सत्ता के लिए लगातार संघर्ष चल रहा था। और इन सब के बीच एक घटना ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। उनके गुरु सुकरात को मौत दंड दिया जाना। और ये सजा उन्हें किसी राजा ने नहीं, बल्कि एथेंस के लोकतंत्र ने दी थी। हाँ, और ये उनके लिए सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, ये एक व्यक्तिगत, एक पर्सनल आघात था। उन्होंने देखा कि जिस व्यक्ति को वे दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान मानते थे, उसे लोगों के शासन ने यानी लोकतंत्र ने मौत के घाट उतार दिया। हाँ, युवाओं को गुमराह करने और देवताओं का अपमान करने जैसे आरोपों में। प्लेटो के लिए ये इस बात का सबूत था कि लोकतंत्र असल में अज्ञानियों का शासन है। ये एक ऐसी भीड़ है जो तर्क से नहीं, भावनाओं से चलती है और जो अपने सबसे अच्छे और बुद्धिमान नागरिकों को ही मार डालती है। उनकी लोकतंत्र से नफरत किसी थ्योरी की वजह से नहीं थी, बल्कि एक बहुत गहरे व्यक्तिगत अनुभव से पैदा हुई थी। वो सोच रहे होंगे कि अगर सबसे बुद्धिमान व्यक्ति का ये हाशिर होता है तो इस सिस्टम में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। बिल्कुल इसी अनुभव ने उन्हें एक आदर्श राज्य की खोज के लिए प्रेरित किया। एक ऐसा राज्य जो भावनाओं पर नहीं बल्कि ज्ञान और तर्क पर आधारित हो। और यहीं से उनके दर्शन का वो मूल विचार पैदा होता है जिसे हम आदर्शवाद या आइडियलिज्म कहते हैं। अच्छा, आइडियलिज्म। हाँ, उनका मानना था कि ये भौतिक दुनिया जिसे हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, ये असली नहीं है। क्या? असली दुनिया तो विचारों की है। न्याय, सुंदरता या अच्छाई का विचार, वो किसी भी न्यायपूर्ण काम, सुंदर वस्तु या अच्छे इंसान से ज्यादा वास्तविक और स्थायी है। मुझे प्लेटो की यही बात सबसे ज्यादा हैरान करती है। ये कहना कि हमारी दुनिया, ये कुर्सी मेज, ये सब कुछ असली नहीं है, बल्कि सिर्फ एक परछाई है। इसका असल में मतलब क्या है, इस बात को समझाने के लिए उन्होंने एक कहानी का इस्तेमाल किया था, है ना, वो गुफा वाली कहानी। हाँ, गुफा का रूपक, एलेगोरी ऑफ द केव, और ये शायद दर्शन के इतिहास की सबसे प्रसिद्ध कहानी है। और ये उनके पूरे राजनीतिक दर्शन की कह सकते हैं एक चाबी है। अच्छा। आप ऐसे सोचिए कि एक अंधेरी गुफा है। ठीक है। और उसमें कुछ लोग जन्म से ही कैदी हैं। उन्हें इस तरह जंजीरों से बांधा गया है कि वे सिर्फ सामने की दीवार को देख सकते हैं, अपना सिर भी नहीं घुमा सकते। ठीक है, जन्म से कैदी सिर्फ दीवार देख सकते हैं। उनके पीछे एक आग जल रही है और उस आग और कैदियों के बीच एक रास्ता है जिस पर से लोग तरह तरह की चीजें, मूर्तियां, जानवरों के मॉडल, बर्तन लेकर गुजरते हैं। ओके, उन चीजों की परछाइयां आग की रोशनी में सामने की दीवार पर पड़ती हैं। उन कैदियों के लिए वे परछाइयां ही पूरी दुनिया हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ और देखा ही नहीं। एग्जैक्टली। उन्होंने कभी असली चीजें नहीं देखी, इसलिए वे उन्हीं परछाइयों को नाम देते हैं, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। उनके लिए वही सच्चाई है। गुफा एथेंस का समाज था। कैदी आम नागरिक थे और दीवार पर नाचती परछाइयां वो अधूरी और तोड़ मरोड़ कर पेश की गई सच्चाई थी
जो उस समय के राजनेता और सोफिस्ट लोगों को दिखाते थे। और लोग उसे ही सच मानकर आपस में लड़ते रहते थे। हाँ, बिना ये जाने कि वे सिर्फ परछाइयों के लिए लड़ रहे हैं। तो फिर दार्शनिक कौन है? दार्शनिक वो कैदी है जो किसी तरह अपनी जंजीरें तोड़ देता है। वो पीछे मुड़कर आग को देखता है, उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। फिर वो हिम्मत करके गुफा से बाहर निकलता है। सूरज की रोशनी में उसे पहली बार असली दुनिया दिखती है। असली पेड़, असली जानवर, असली इंसान। हाँ, उसे समझ आता है कि जिसे वो अब तक सच्चाई समझ रहा था वो तो सिर्फ एक धोखा था। ये जो गुफा से बाहर की दुनिया है, यही विचारों की दुनिया है, और केवल वही व्यक्ति शासन करने के लायक है जिसने इस असली दुनिया को देखा हो। लेकिन यहाँ एक समस्या है। अगर वो कैदी वापस गुफा में जाके दूसरों को बताए कि अरे तुम लोग जिसे सच समझ रहे हो वो सब झूठ है, असली दुनिया तो बाहर है, तो क्या बाकी कैदी उसकी बात मानेंगे? बिल्कुल नहीं। प्लेटो कहते हैं कि वे उसका मजाक उड़ाएंगे। वे कहेंगे कि बाहर जाकर इसकी आंखें खराब हो गई हैं। और अगर वो उन्हें आजाद करने की कोशिश करेगा तो वे शायद उसे मार ही डालेंगे। और यहाँ प्लेटो सीधे सीधे सुकरात की ओर इशारा कर रहे थे। बिल्कुल। सुकरात वही व्यक्ति थे जिन्होंने एथेंस वालों को उनकी अज्ञानता की गुफा से बाहर निकालने की कोशिश की और बदले में उन्हें मौत मिली। वाह! तो ये कहानी सिर्फ ज्ञान के बारे में नहीं बल्कि राजनीति और समाज के बारे में एक बहुत कड़वी टिप्पणी है। लेकिन इस विचार की आलोचना भी तो हुई होगी कि सिर्फ विचार ही सच हैं और बाकी सब धोखा। हाँ, जाहिर तौर पर सदियों बाद कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों ने इस पूरे सिद्धांत को सिर के बल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि प्लेटो गलत हैं, विचार नहीं बल्कि पदार्थ यानी मैटर ही असली है। अच्छा। हमारी भौतिक परिस्थितियां, हमारी आर्थिक स्थिति ये तय करती है कि हमारे विचार कैसे होंगे। मतलब विचार भौतिक दुनिया को नहीं बनाते? भौतिक दुनिया विचारों को बनाती है। ये बिल्कुल उल्टा, एक विपरीत दृष्टिकोण है। ठीक है, तो प्लेटो के लिए असली शासक वही है जो गुफा से बाहर की सच्चाई यानी विचारों की दुनिया को देख चुका है। अब वो शासन करेगा, पर उसका लक्ष्य क्या होगा? वो एक अच्छा, एक न्यायपूर्ण समाज बनाएगा कैसे? यहीं से शायद उनके न्याय के सिद्धांत की बात शुरू होती है ना? बिल्कुल। और प्लेटो के लिए न्याय का मतलब वो नहीं था जो हम आज समझते हैं, मतलब कानून और अदालतें। हाँ। उनके लिए न्याय एक आंतरिक संतुलन की स्थिति थी जो व्यक्ति के अंदर भी होती है और समाज के अंदर भी। उन्होंने कहा कि हर इंसान की आत्मा में 3 हिस्से होते हैं। 3 हिस्से? हाँ। पहला है तर्क यानी रीजन, जो हमें ज्ञान और सच्चाई की ओर ले जाता है। दूसरा है साहस, करेज या स्पिरिट, जो हमारी महत्वाकांक्षा, गुस्से और सम्मान की भावना से जुड़ा है। और तीसरा है इच्छा, एपेटाइट, जो हमारी शारीरिक जरूरतों जैसे भूख, प्यास, इन सब से जुड़ा है। तर्क, साहस और इच्छा। ठीक है, ये तो हर व्यक्ति में होता है। हाँ, लेकिन प्लेटो का मानना था कि हर व्यक्ति में इन तीनों में से कोई एक गुण ज्यादा प्रमुख होता है। ओके। और इसी आधार पर उन्होंने अपने आदर्श समाज को 3 वर्गों में बांटा। ओके। जिन लोगों में तर्क का गुण सबसे ज्यादा होता है वे बनेंगे शासक वर्ग, रूलिंग क्लास। प्लेटो ने उन्हें सोने से बना हुआ बताया। सोना। जिनमें साहस का गुण प्रमुख होता है वे बनेंगे सैनिक या रक्षक वर्ग, गार्डियन क्लास, जो चांदी से बने हैं। और बाकी? और जिन लोगों में इच्छा का गुण हावी रहता है वे बनेंगे उत्पादक वर्ग, प्रोड्यूसर क्लास, जैसे किसान, कारीगर, व्यापारी, जो तांबे से बने हैं। 1 मिनट, ये कौन तय करेगा कि कौन सोना है और कौन तांबा? क्या ये जन्म से तय होगा? इसमें तो भेदभाव और एक तरह की तानाशाही की बहुत बड़ी गुंजाइश दिख रही है। ये तो लगभग एक जाति व्यवस्था जैसा लग रहा है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और यही प्लेटो के सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचना का केंद्र भी है। प्लेटो का कहना था कि ये जन्म से तय नहीं होगा। तो फिर कैसे? राज्य एक बहुत कठोर शिक्षा प्रणाली बनाएगा और बच्चों की योग्यता को देखकर तय करेगा कि वे किस वर्ग में जाएंगे। हो सकता है कि सोने के माता पिता का बच्चा तांबे का निकले या तांबे के माता पिता का बच्चा सोने का। कहने में तो अच्छा लगता है, पर असल में ये कैसे काम करेगा? हाँ, ये वाकई एक बड़ा सवाल है। तो इस व्यवस्था में न्याय क्या है? प्लेटो के लिए न्याय है विशेषज्ञता और अहस्तक्षेप। मतलब? यानी हर वर्ग सिर्फ अपना काम करे और दूसरे के काम में दखल ना दे। शासक तर्क और बुद्धिमानी से शासन करें, सैनिक साहस से देश की रक्षा करें और उत्पादक आत्मनियंत्रण के साथ चीजों का उत्पादन करें। अच्छा। जब समाज की ये तीनों श्रेणियां एक संगीत की तरह एक हार्मनी में काम करती हैं तो वही न्यायपूर्ण समाज है। इसी को समझाते हुए उन्होंने कहा था कि राज्य व्यक्ति का ही वृहद रूप है। स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। हाँ, मतलब
समाज बस एक इंसान का ही बड़ा रूप है। जैसे एक न्यायप्रिय व्यक्ति वो है जिसका तर्क उसकी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, वैसे ही एक न्यायपूर्ण समाज वो है जहां तर्कशील वर्ग बाकी वर्गों पर शासन करता है। लेकिन 20वीं सदी के दार्शनिक कार्ल पॉपर ने तो इसकी धज्जियां उड़ा दी थी। हमारे स्रोत बताते हैं कि उन्होंने अपनी किताब दी ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में प्लेटो को एक बंद और तानाशाही समाज का समर्थक बताया। हाँ, पॉपर का तर्क था कि प्लेटो का न्याय व्यक्ति की आजादी को पूरी तरह खत्म कर देता है। यहाँ व्यक्ति का महत्व नहीं है, राज्य का है। आपको वही करना होगा जो राज्य आपके लिए तय करेगा। आपके जीवन का उद्देश्य सिर्फ राज्य की सेवा करना है। बिल्कुल। पॉपर ने कहा कि ये एक ऐसे समाज की नींव रखता है जो कभी बदल नहीं सकता, जो हमेशा स्थिर रहेगा और जहां किसी भी तरह के विरोध या असहमति की कोई जगह नहीं होगी। एक बंद समाज। एक बंद समाज, हाँ। चलिए अब उस व्यक्ति पर आते हैं जो इस पूरे सिस्टम को चलाएगा, दार्शनिक राजा। ये विचार सुनने में जितना आकर्षक है उतना ही खतरनाक भी लग सकता है। तो कौन है ये दार्शनिक राजा? ये कोई साधारण राजा या राजनेता नहीं है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसे लगभग 50 साल की उम्र तक कठोर शिक्षा दी गई है, गणित, खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र और दर्शन में। उसने कई साल सैनिक और प्रशासक के तौर पर भी काम किया है, यानी उसके पास थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल अनुभव भी। और सबसे बड़ी बात, उसे सत्ता का कोई मोह नहीं है। वो शासन करना ही नहीं चाहता। हाँ, वो शासन इसलिए नहीं करना चाहता कि उसे शक्ति पसंद है, बल्कि इसलिए कि वो इसे अपना कर्तव्य समझता है। और प्लेटो ने इस राजा को लगभग असीमित शक्ति दे दी। उनका कहना था, ज्ञान से शक्तिशाली कोई कानून या अध्यादेश नहीं है। ये तो आज के लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है, जहां हम कानून के शासन की बात करते हैं, किसी व्यक्ति के शासन की नहीं। बिल्कुल। प्लेटो का तर्क था कि एक ज्ञानी शासक को कानूनों से बांधना वैसा ही है जैसे एक विशेषज्ञ डॉक्टर को किसी पुरानी मेडिकल किताब से इलाज करने पर मजबूर करना। अच्छा। डॉक्टर मरीज की हालत देखकर सबसे अच्छा फैसला लेता है, किताब के नियम देखकर नहीं। उसी तरह दार्शनिक राजा परिस्थितियों के हिसाब से जो सबसे अच्छा होगा वही करेगा। कानून तो बस एक मोटा मोटा नियम है जो हर स्थिति में लागू नहीं हो सकता। और यहीं पर प्लेटो का सबसे विवादास्पद, सबसे चौंकाने वाला विचार आता है, जिसने शायद उनके अपने शिष्य अरस्तु को भी परेशान कर दिया होगा। शासक वर्ग के लिए पत्नियों और संपत्ति का साम्यवाद। मतलब कोई निजी परिवार नहीं, कोई निजी संपत्ति नहीं। ये तो बहुत ही ज्यादा रैडिकल है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ शासक और रक्षक यानी सोने और चांदी वाले वर्गों के लिए था, उत्पादक वर्ग के लिए नहीं। ठीक है। प्लेटो का मानना था कि भ्रष्टाचार की दो सबसे बड़ी जड़ें हैं, एक निजी संपत्ति का लालच और दूसरा अपने परिवार के लिए मोह, जिसे हम भाई भतीजावाद या नेपोटिज्म कहते हैं। एग्जैक्टली। शासक अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए या अपने बच्चों को फायदा पहुंचाने के लिए गलत फैसले ले सकता है। तो उन्होंने इसका हल क्या निकाला? एक बहुत ही कठोर हल। उन्होंने कहा कि इन दो वर्गों के लोग निजी घर में नहीं रहेंगे बल्कि बैरकों में रहेंगे। वे साथ में खाना खाएंगे, उनके पास सिर्फ जरूरत भर का सामान होगा और उनका कोई निजी परिवार नहीं होगा। कोई निजी परिवार नहीं? नहीं। राज्य तय करेगा कि कौन से स्त्री पुरुष साथ आएंगे ताकि बेहतरीन बच्चे पैदा हों, और बच्चे पैदा होते ही उन्हें राज्य ले लेगा और एक कॉमन नर्सरी में पालेगा। किसी को पता नहीं होगा कि उसका अपना बच्चा कौन है, ताकि हर शासक राज्य के हर बच्चे को अपना बच्चा समझे और पूरे समाज को अपना परिवार। ठीक यही उनका तर्क था। इससे शासकों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ राज्य की भलाई पर केंद्रित रहेगा। और इसका एक और मकसद था। प्लेटो अपने समय से बहुत आगे सोचते हुए ये भी कह रहे थे कि महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला जाए। अच्छा। अगर वे घर और बच्चे संभालने के काम से मुक्त हो जाएं, तो वे भी पुरुषों की तरह ही शासक और सैनिक बन सकती हैं। इस मायने में कुछ लोग उन्हें पहला नारीवादी भी कहते हैं। लेकिन उनके अपने शिष्य अरस्तु ने इसका कड़ा विरोध किया। बहुत कड़ा विरोध। अरस्तु बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत व्यवहारिक विचारक थे। उन्होंने कहा कि जो चीज सबकी होती है उसकी परवाह कोई नहीं करता। अगर 1000 बच्चे सबके बच्चे होंगे तो असल में वे किसी के बच्चे नहीं होंगे। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि परिवार और संपत्ति हजारों सालों से चले आ रहे संस्थान हैं, वे ऐसे ही खत्म नहीं किए जा सकते, वे जरूरी हैं। हाँ, वे व्यक्ति को भावनात्मक सहारा और काम करने की प्रेरणा देते हैं। अरस्तु का मानना था कि प्लेटो एक आध्यात्मिक बीमारी यानी लालच का इलाज एक गलत भौतिक तरीके से करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? हम प्लेटो को आज कैसे देखें? एक तरफ वो ज्ञान और तर्क को सबसे ऊपर रखते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ वो एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो बेहद अलोकतांत्रिक और
अभिजात्य है। यही उनकी विरासत की जटिलता है। जैसा कि कार्ल पॉपर ने कहा था, पश्चिमी विचार या तो प्लेटोनिक रहे हैं या प्लेटो विरोधी रहे हों, लेकिन शायद ही कभी गैर प्लेटोनिक रहे हों। मतलब आप उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। आप या तो उनके विचारों से सहमत होते हैं या उनका खंडन करते हैं, लेकिन आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। उन्होंने राजनीति के जो मूल सवाल उठाए, योग्यता और लोकतंत्र के बीच तनाव, व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध, ज्ञान की राजनीति में भूमिका, वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। और हम श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। हमारे सोर्तों में प्लेटो को दो बिल्कुल विपरीत उपाधियां दी गई हैं। उन्हें पहला नारीवादी या फर्स्ट फेमिनिस्ट कहा गया है क्योंकि उन्होंने महिलाओं को शासन करने का अधिकार दिया, जो उस समय के लिए क्रांतिकारी विचार था। और साथ ही उन्हें पहला फाशिस्ट या फर्स्ट फाशिस्ट भी कहा गया है। हाँ, क्योंकि उन्होंने व्यक्ति को राज्य के अधीन कर दिया और एक अभिजात्य वर्ग के संपूर्ण शासन का समर्थन किया। तो एक ही विचारक, नारीवाद का जनक और फांसीवाद का अग्रदूत, दोनों कैसे हो सकता है? हाँ, ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अतीत के विचारों का मूल्यांकन कैसे करते हैं। क्या हम उन्हें उनके समय के संदर्भ में देखें या अपने आज के नैतिक मापदंडों पर तौलें? और हम किसी विचारक की जटिलता को कैसे समझें बिना उसे किसी एक आसान से लेबल में बांधे? यही प्लेटो की स्थायी चुनौती